को जब ये कारतूस सैनिकों में बांटा गया तब मंगल पांडे ने उसे लेने से इनकार कर दिया। इस बात से खफा हुए अंग्रेज अफसरों ने मंगल पांडे से उनके हथियार छीन लेने और वर्दी उतारने का आदेश दिया, जिसे मानने से मंगल पांडे ने मना कर दिया। नमस्कार, बिग न्यूज बेंगलिसिस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। बीएन में आज जिस बड़ी खबर का पूरा विश्लेषण कहा जा सकता है कि महाकुंभ के सिर्फ 13 दिन शेष रह, अगर आज का दिन हटा दिया जाए तो सिर्फ 13 दिन बाकी है, यानी कि 13 जनवरी आने में, और 13 जनवरी आते ही कहा जा सकता है कि आस्था का जो सैलाब है वो प्रयागराज की धरती पर उमड़ पड़ेगा। लेकिन इसीलिए तैयारियों का मंथन भी चल रहा है। महाकुंभ का मंथन तो ही है, और कैसे होगा आपदा प्रबंधन, यानी कि आप समझ सकते हैं जब 40 करोड़ से ज्यादा, 40 से 45 करोड़ लोग प्रयागराज की धरती पर पहुंचेंगे तो हर चुनौती से निपटने के लिए हर स्तर पर तैयारी भी की जा रही है, और तैयारी जो है व्यापक स्तर पर चल रही है, क्योंकि सिर्फ 13 दिन बाकी है किसी भी आपदा से निपटने के लिए, किसी भी चुनौती से निपटने के लिए। जो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है वो लगातार हर क्षेत्र पे, हर सेक्टर में तैयारी कर रहा है, हर स्तर पर तैयारी कर रहा है। सरकारी विभागों के साथ ट्रेनिंग चल रही है। जो बोट चलाने वाले हैं, जो नाविक हैं, उनको भी ट्रेंड किया जा रहा था। अगर ऐसी कोई चुनौती आती है, ऐसी कोई समस्या आती है, तो आप कैसे उस चुनौती से, कैसे उस समस्या से निपटेंगे, क्योंकि यह महा आयोजन है, महाकुंभ है। और सबसे खास बात कि जब हम महाकुंभ की बात करते हैं तो अपने आप में ये उत्तर प्रदेश की ब्रांडिंग का एक बड़ा मौका है, ये हिंदुस्तान की ब्रांडिंग का एक बड़ा मौका है। 40 करोड़ जो लोग हैं सिर्फ हिंदुस्तान से जुड़े हुए लोग नहीं हैं, देश और दुनिया से भी लाखों लोग प्रयागराज की धरती पर पहुंचेंगे। यानी कि ये जो 45 दिन का महासंगम होने वाला है, ये 45 दिन का जो समागम होने वाला है, समागम आस्था का, समागम धर्म का, समागम विश्वास का, समागम सनातन की इस संस्कृति का, जो देश के, दुनिया के कोने कोने तक एक अलग पहचान बनाएगी। लेकिन सबसे पहले कुछ तस्वीरों को देख लेते हैं, और शायद इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार पिछले कुछ महीनों में देखे तो 6वां दौरा है। ये आप अपनी स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें देख पा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 6ठी बार, यानी कि 6 दौरे कर चुके हैं, समीक्षा कर रहे हैं, योजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं, तैयारियों की, चाहे आपदा प्रबंधन की बात करें, चाहे साफ सफाई की बात करें, या फिर बिजली की बात करें, या फिर सुरक्षा की बात करें। सारी तैयारियों को लेकर जो है ये 6 तस्वीरें, पहली तस्वीर आप देख सकते हैं 26 सितंबर की है, दूसरी जो तस्वीर है वो 27 नवंबर की, तीसरी तस्वीर 7 दिसंबर की, चौथी तस्वीर 13 दिसंबर जब प्रधानमंत्री मोदी भी प्रयागराज पहुंचे थे, प्रयागराज की धरती पर महाकुंभ की समीक्षा की थी, तैयारियों को लेकर बड़ी बैठकें की थी और बड़ी योजनाओं की शुरुआत भी की थी। 5वीं तस्वीर 23 दिसंबर की, और जो 6ठी तस्वीर आज की तारीख यानी कि 31 दिसंबर की है। ये 6 तस्वीरें बताती हैं, लगभग हमें लगता है ये 3 महीनों में ये 6 तस्वीरें हैं। हर महीने में लगभग 2 बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे, और सवाल यही है कि जिस तरीके से तैयारियों को लेकर इस समय एक बड़ी तैयारी चली, बड़ा महाकुंभ की बात करें, मंथन की बात करें, या फिर तैयारियों की बात करें, हर सेक्टर, हर स्तर पर तैयारियां की जा रही है और उसकी निगरानी भी की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जब पहुंचे थे प्रयागराज की धरती पर तो उन्होंने क्या कुछ कहा, वो एक बार हम सुन लेते हैं। प्रयागराज सिटी की कायाकल्प करने का जो कार्य अब तक हुआ है, ये लगभग पूरा हो चुका है। 200 से अधिक सड़कें, सिंगल से डबल लेन, डबल से 4 लेन, 4 लेन से 6 लेन आदि बनाने की कार्रवाई ये पूरी हो चुकी है। 14 फ्लाईओवर या रोड ओवर ब्रिजेज, जिनमें 13 कंप्लीट हो गए, एक फाइनल स्टेज की तरफ आगे बढ़ रहा है। मेला प्राधिकरण ने यहां पर लगभग 5000 एकड़ क्षेत्रफल में प्रयागराज को जोड़ने वाले मार्गों पर संगम से 2 से 5 किलोमीटर की दूरी पर पार्किंग स्पेस भी चिन्हित करके उन्हें सक्रिय कर दिया है।
हर पार्किंग स्थल पर चौकी भी होगी, सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था भी होगी, पब्लिक एड्रेस सिस्टम भी होगा। ये सारी कार्रवाई आगे बढ़ाई जा चुकी है। शुद्ध पेयजल लोगों को उपलब्ध हो सके, श्रद्धालुओं को उपलब्ध हो सके, संतों को उपलब्ध हो सके, इसके लिए भी 450 किलोमीटर की शुद्ध पेयजल की लाइन भी यहां बिछाई जा चुकी है। मेला अपना एक सेप लगभग ले चुका है कि वो संस्थाओं को आना, बाकी ये संस्थाएं आ रही हैं। 7,000 से अधिक संस्थाएं अब तक आ चुकी हैं। 1.5 लाख से अधिक टेंटेज की व्यवस्था मेला प्राधिकरण ने यहां के लिए किया है और यह कार्यक्रम युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहा है और लोगों में उत्साह है। तो सुना आपने कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कहा कि 7,000 से ज्यादा संस्थाएं प्रयागराज पहुंच चुकी हैं। ये वो संस्थाएं हैं जो निःशुल्क खाना खिलाएंगी, भंडारा लगाएंगी, स्वच्छता पर काम करेंगी। आप समझ सकते हैं कि स्वयंसेवी संस्थाएं भी लगातार आने वाले 45 दिन 13 जनवरी से 26 फरवरी तक इस आस्था के सैलाब को और आगे बढ़ाएंगी। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज एक और बड़ी बात की। उन्होंने कहा कि कोई प्रोटोकॉल नहीं होगा, कोई यहां पर वीआईपी या वीवीआईपी जो ट्रीटमेंट है शाही स्नान के दिन नहीं होगा। सभी श्रद्धालु होंगे, सभी भक्त होंगे, सभी कहा जा सकता है कि आस्था की डुबकी लगाएंगे। वो भी सुन लेते हैं। मुख्य स्नान के दिन कोई भी प्रोटोकॉल नहीं होगा। पूज्य संतों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए यहां पे स्नान की व्यवस्था के लिए सभी लोग लगेंगे। सभी स्नान पर संतों के स्वागत के लिए, श्रद्धालुओं के अभिनंदन के लिए सरकार के स्तर पर, मेला प्राधिकरण के स्तर पर पुष्प वर्षा की व्यवस्था भी रहेगी। तो शाही स्नान के दिन कोई वीवीआईपी, कोई प्रोटोकॉल नहीं चलेगा। साधु संत और आम जो श्रद्धालु हैं वो आसानी से डुबकी लगाएंगे। लेकिन बात आपदा प्रबंधन की बात कर रहे हैं, बात डिजास्टर मैनेजमेंट की कर रहे हैं कि इन 45 दिनों में कैसे जो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है वो कैसे तैयारियां कर रहा है। एक रिपोर्ट देख लेते, उसके बाद एक बड़ा विश्लेषण करेंगे कि आखिर 45 दिन कैसे होने वाले हैं। महाकुंभ का महाआयोजन की तैयारियां जोरों पर है। प्रयागराज बदल चुका है, सड़कें संवर चुकी हैं। सड़कों के किनारे घर की दीवारों में आध्यात्म ने डेरा जमा लिया है। सड़कों के किनारे पेंटिंग बताती है कि आप महाकुंभ के शहर में हैं। समुद्र मंथन से लेकर महाकुंभ की यात्रा सब कुछ तस्वीरों में उकेरा गया है। आप प्रयागराज के किसी भी कोने में पहुंचे, ये दीवारें महाकुंभ का रास्ता बता देंगी। आस्था में सराबोर होने 40 करोड़ लोग इस धरती पर पधारने की संभावना है और इसीलिए सुरक्षा और हर तरह की चुनौतियों से निपटने की तैयारियां भी की जा रही हैं। आपदा प्रबंधन को लेकर हर मोर्चे पर इसकी एक्सरसाइज कराई जा रही है और बताया जा रहा है कि बेहतर मैनेजमेंट के जरिए किस तरह से आपदा को रोकना है। अगर आपदा की कोई स्थिति आती है तो सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित कैसे बाहर निकाला जाए, इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। जहाँ तक सुरक्षा की बात है, हम जो भी हमारे एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं सबको अच्छी तरह से मैन करेंगे। हमारे आर्म्ड फोर्सेज हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, उनसे उनकी मैनिंग होगी। जो हमारा सीसीटीवी कैमरे का नेटवर्क है वो सतत प्रत्येक मार्ग पर, प्रत्येक स्थल पर निगाह रखेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी सुविधा है। जो पैरामीटर्स हमने दिए हैं उसके हिसाब से हमको अलर्ट्स मिलते रहेंगे। महाकुंभ में सिर्फ 13 दिन शेष रह गए हैं और इसीलिए आपदा प्रबंधन पर बड़ा फोकस किया जा रहा है। अलग अलग विभागों की आपदा प्रबंधन से जुड़ी ट्रेनिंग कराई जा रही है। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण वॉलंटियर्स को भी ट्रेनिंग दे रहा है। आपदा से निपटने के लिए तकनीक का भरपूर सहारा लिया जाएगा। गूगल मैप और तस्वीरों के जरिए आपदा से बचाने के तरीके भी अधिकारियों को, कर्मचारियों को बताए जा रहे हैं। पैदल एवं वाहन यातायात पर भी नजर रहेगी। मुख्य सड़कें, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर की भीड़ पर भी फोकस रहेगा। अग्निशमन, डूबने और स्वास्थ्य सेवाओं पर भी निगरानी रहेगी। नाविकों और टूर गाइड को भी ट्रेनिंग दी जाएगी। एआई तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। सीसीटीवी कैमरे, फायर ब्रिगेड गाड़ियां भी तैनात की जा रही हैं। किसी भी जगह भीड़ एकत्रित न होने पाए, लोग आते जाते रहें, चलते रहें ताकि मेला सुचारू रूप से गतिमान रहे। इस पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। इसीलिए बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर भी गाड़ियों के आने और जाने के समय पर भी ध्यान रखा गया है। लगातार आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की तरफ से बैठकों का दौर चल रहा है। कई स्तर की वार्ता अलग अलग विभागों से हो रही है ताकि किसी भी समस्या से निपटा जा सके। इतनी बड़ी संख्या में, लाखों करोड़ों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु स्नान करने आएंगे तो किस तरीके से दुर्घटना से बचा जा सके, ये इनके साथ चर्चा की गई, इनको बताया गया
और अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसमें बिना पैनिक किए हुए किस तरीके से एनडीआरएफ, जल पुलिस और जो अन्य संस्थाएं हैं वो किस तरीके से इनको सहयोग प्रदान करें, इसके बारे में बताया गया। लाइफ जैकेट किस तरीके से उपयोगी है जीवन बचाने के लिए, जो हमारे नावों पर बाहर से आने वाले श्रद्धालु हैं उनके बारे में समझाया गया। आपदा से निपटने की तैयारियों की बात करें तो कई स्तर पर काम किया जा रहा है। डिजिटल तकनीक पर बड़ा फोकस किया गया, यानी कि भीड़ प्रबंधन के लिए लगभग 2500 कैमरे हैं। डिजिटल कम्युनिकेशन पर फोकस, चैटबोर्ड, इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम बनाया गया है, एआई तकनीक के इस्तेमाल। इसके साथ साथ ड्रोन आधारित निगरानी की बात करें तो सुरक्षा के लिए पूरे मेले में ड्रोन से निगरानी की जाएगी। पार्किंग क्षेत्रों की निगरानी एकीकृत कमांड सेंटर के जरिए निगरानी की जाएगी। टेबल टॉप एक्सरसाइज, जिसमें आपदा प्रबंधन के लिए टेबल टॉप एक्सरसाइज की जा रही है। मेला, यातायात, आवश्यक सेवाएं, व्यवस्थाओं पर भी चर्चा हो रही है। आपदा मित्रों की तैनाती की जाएगी ताकि कुंभ मेला क्षेत्र में आपदा मित्रों की तैनाती हो सके और हर खबर कंट्रोल रूम में पहुंच सके। बहु आपदा प्रतिक्रिया वाहन भी तैनात होंगी। अत्याधुनिक उपकरण से लैस ये वाहन है और सड़क दुर्घटनाओं तक ये वाहन निपट सकते हैं। पुलिस प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। आपदा प्रबंधन, यातायात नियंत्रण, भक्तों के बीच संवाद की ट्रेनिंग को लेकर भी पुलिस को प्रशिक्षण दिया गया है। जो हमारी फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज है, न केवल फायर बल्कि हर तरीके की इमरजेंसी सर्विसेज के लिए भी प्रक्रिया करने के लिए तैयार है। उदाहरण के तौर पे जो आप सामने गाड़ी देख रहे हैं, मल्टी डिजास्टर रिस्पांस व्हीकल, ये फायर से अलग है। इसमें 67 प्रकार के 67 प्रकार के इक्विपमेंट्स हैं और इसमें से कुछ इक्विपमेंट्स आपको दिखाए गए। काटना हो, खींचना हो, खोलना हो, आपको रात को लाइट चाहिए तो 5 मीटर की उसके ऊपर टेल मास्ट लाइट है, क्रेन्स है। इसके अंदर इतने विभिन्न प्रकार के प्रोटेक्टिव सूट्स हैं, चाहे आपको गैस के लिए चाहिए, केमिकल के लिए चाहिए या पीपीई चाहिए, हर एक तरीके की चीजें इसमें हमारे पास है। यानी कि 45 दिन तक चलने वाले आस्था की इस महायात्रा में हर चुनौतियों से निपटने की तैयारी चल रही है। हर स्तर पर सुरक्षित और सुसज्जित महाकुंभ हो। देश और विदेश से आने वाले करोड़ श्रद्धालु निश्चिंत होकर डुबकी लगाएं। इसी लक्ष्य के साथ आपदा प्रबंधन प्राधिकरण दिन रात लगा हुआ है। इसलिए मैं लगातार कहता हूं कि ये जो मौका है, ये ब्रांडिंग का मौका है। ब्रांडिंग उत्तर प्रदेश की, ब्रांडिंग हिंदुस्तान की, ब्रांडिंग धर्म की, आस्था की, सनातन संस्कृति की। आप समझ सकते हैं कि लगभग 40 से ज्यादा देशों की आबादी के बराबर इन 45 दिनों में जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, लोग आएंगे, आस्था की डुबकी लगाएंगे और वापस आएंगे। तो अपने आप में इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जब यहां आए तो उन्होंने कहा था ये एकता का महायज्ञ है। हर वर्ग, हर संप्रदाय के लोग 45 दिन प्रयागराज में जुटेंगे। एक बड़ा पैनल, हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े, उनका परिचय करा दें। हमारे साथ योगेंद्र डिमरी साहब हैं, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, वाइस चेयरमैन है। योगेंद्र साहब, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए। दूसरे खास मेहमान रतिभान त्रिपाठी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। और तीसरे खास मेहमान पुष्पेंद्र आर्यम जी हैं, जगत गुरु हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पुष्पेंद्र आर्यम जी, जगत गुरु जी, समय निकालने के लिए। लेकिन योगेंद्र जी, सबसे पहला सवाल आपसे ही, जब हम आपदा प्रबंधन की बात करते हैं तो इस महाकुंभ की बात करें तो कितने स्तर पर आपने तैयारी की है इस बार, क्योंकि 40 से 45 करोड़ लोग इन 45 दिनों में आएंगे? आपने पहले ही इतना सारा दिखा दिया कि कितने ऊंचे स्तर की तैयारी की जा रही है जी। पूरे मेले के लिए कितनी बड़ी व्यवस्था की जा रही है, कितने सारे रास्ते खोल दिए गए हैं, उन रास्तों पर क्या क्या तैयारी कर दी गई है। तो यह बहुत ही आवश्यक है कि आपदा प्रबंधन भी उसी स्तर का हो जी। और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की जो परिकल्पना के अनुरूप एक दिव्य, भव्य और सुरक्षित कुंभ का आयोजन हो और उसमें कोई भी संभावित आपदा हो, कोई भी संभावित दुर्घटना हो, उससे कैसे बचाव, उससे कैसे सुरक्षा, उसकी कैसे रोकथाम, इसी पूरे उद्देश्य के साथ राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अपना काम कर रहा है। योगेंद्र जी, क्या आप लगता है कि तकनीक बड़ी मददगार साबित हो सकती है? एआई के इस्तेमाल की बात करें, सीसीटीवी कैमरों की बात करें, यह बड़ी मददगार साबित होगी अगर ऐसी कोई चुनौती, ऐसी कोई आपदा आती है तो? तकनीक के बारे में तो आपने सुना, बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल की जा रही है। ये एक डिजिटल कुंभ भी है। छोटे से छोटी जगह 2500 कैमरे तो इन्हीं रोड पे लगाए गए हैं। हर एक कैमरा भीड़ प्रबंधन के लिए पूरे नियंत्रण से पूरी खबर ICCC में दे रहा है। इसी के लिए सारे रास्तों पर वेरिएबल डिस्प्ले साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं जी।
इस समय क्या स्थिति है, लोगों ने किस तरफ जाना है, क्या करना है, पूरी खबर आम नागरिक तक इसी डिजिटल कुंभ में सारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेटरी है उसके माध्यम से लोगों तक पहुंच रहे हैं। आपने ड्रोन के बारे में बताया, ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। यही नहीं, जो तस्वीरें हमारे पास ICCC में आती हैं उनको AI के जरिए उनको अनुमान लगाया जाता है कि हाँ इस समय क्राउड डेंसिटी कितनी बढ़ गई है या कितनी कम है, और उस समय लोगों ने भीड़ प्रबंधन के लिए क्या कार्रवाई करनी है, कौन सी योजना अपनानी है। हर एक चीज में अगर आप इक्विपमेंट देख लें, आपने एक वीडियो दिखाया अग्निशमन का, ये जो मल्टी डिजास्टर रिस्पांस व्हीकल आए हैं, इसके अलावा जितने भी ऑल टेरेन फायर फाइटिंग व्हीकल्स आए हैं, वाटर एम्बुलेंसेज आए हैं, किसी भी क्षेत्र में ऐसा नहीं छूटा है जहां पर तकनीकी का और लेटेस्ट तकनीकी का उपयोग ना हुआ हो। इतने सारे एप्स आपके सामने आए हैं, चैटबॉट्स आए हैं। मेरे ख्याल से तो ये एक डिजिटल कुंभ ही रह जाएगा। योगेंद्र जी, एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगा, उसके बाद मैं दूसरे मेहमानों के पास जाऊंगा। बस स्टैंड की अगर बात करें, रेलवे स्टेशन की बात करें, क्योंकि सबसे पहले जो भी श्रद्धालु होगा, जो भी यात्री होगा, वो वहीं उतरेगा। वहां पर किस तरीके से आपने इंतजाम किया, क्योंकि वहां पर ज्यादा संभावना रहती है लोग एकत्रित होने की? ओके, तो इसमें सबसे पहले आपको बता दूं, एक पूरे योजना के जरिए इस एरिया को आंकला गया है। आप जानकार हैं कि पूरे प्रयागराज में 7 मुख्य रोड अंदर आती हैं। जौनपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, रीवा, चित्रकूट, कानपुर, लखनऊ, रायबरेली और अयोध्या प्रतापगढ़, यही 7 रोड अंदर आती हैं। पिछले कुंभ से और लोगों का पूरी यातायात जिस तरह चलता है, हमारे पास हैं कुछ आंकड़े कि कितनी प्रतिशत भीड़ किस रास्ते पे आएगी, और हर रास्ते पर उस तरीके से भीड़ प्रबंधन के लिए यातायात योजनाएं बनाई गई हैं जी। हर रोड के ऊपर स्थायी और अस्थायी बस स्टैंड बनाए गए हैं। हर बस स्टैंड से पुलिस चौकियां, पुलिस थाने स्थापित किए गए हैं। इन्हीं रास्तों के ऊपर बड़ी बड़ी पार्किंग बनाई गई हैं। कुछ पार्किंग्स में, जैसा आपने बताया, सैटेलाइट पार्किंग बनाई गई है जहां पर हर तरीके की व्यवस्था होगी, पानी, शौचालय, खान पान, लाइट्स, किसी चीज की कमी नहीं होगी। जब यहां पर भी जो लोग हैं वो उतरेंगे, शटल बस के जरिए या ई रिक्शा के जरिए आगे अपने होल्डिंग एरियाज और छोटे पार्किंग स्थल तक पहुंचेंगे। वहां से लोगों ने पैदल कैसे जाना है उसकी अलग योजना बनाई गई है। अलग अलग रास्तों पर पूरी जो भीड़ प्रबंधन की योजना है, इससे बेहतरीन योजना शायद मैंने अभी तक देखी नहीं है। जहां पर हाँ, मुख्य त्योहार के दिन, मुख्य स्नान के दिन कौन सी योजना लागू होगी, सामान्य दिन के दिन कौन सी योजना लागू होगी। हर रास्ते पर साइनेज के बाद रूट मार्कर्स, हर एक आदमी को मालूम है किस तरफ वो उसने जाना है। हर रास्ते पर प्रबंधन किए गए होल्डिंग एरियाज के, अगर कहीं पर भीड़ बढ़ जाती है तो हम होल्डिंग एरियाज में चले जाएंगे। रूट डाइवर्शन प्लान बनाए गए हैं इन योजनाओं के जरिए, आपातकालीन प्लान बनाए गए हैं। तो बहुत ही बड़ी व्यवस्था की गई है आपदा प्रबंधन और भीड़ प्रबंधन की तरफ से। ये तो योगेंद्र जी, मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि ही होगा। जी मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ रेलवे स्टेशन पर भी इसी तरीके की योजना बनाई गई है कि हाँ, ये रेलवे स्टेशन के अंदर आगमन कहां से होगा और एग्जिट कहां से होगा, वो अलग अलग रखे गए हैं। हर एक स्टेशन के अंदर होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं कि लोगों ने जिस दिशा में जाना है उसी रंग का होल्डिंग एरिया का चिन्हित करते हुए उसमें जाएं। और अपने योगेंद्र जी, मैं आपके पास आऊंगा और जरूर बात करूंगा कि आपदा मित्रों की भूमिका, हेल्थ को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई, अगर कोई ऐसी घटना घटती है तो जो चिकित्सीय सुविधाएं हैं कितनी जल्दी, कितनी नजदीक मिल जाएंगे, मैं आपके पास आऊंगा। लेकिन जगत गुरु पुष्पेंद्र आर्यम जी जुड़े हैं। जगत गुरु जी, अगर आप जैसे जो साधु संत हैं, इस तरीके से जो महाकुंभ के जो बड़े आयोजन है, अगर बड़ी तैयारियां होती हैं तो आप भी निश्चिंत रहते हैं कि आप भी इस पर आप लोगों की भी नजर रहती है कि क्या तैयारियां चल रही हैं, सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं, किसी भी डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर क्या तैयारी की गई है? बहुत आशीर्वाद और शुभकामनाएं संतोष जी। और एक बहुत अच्छा अभियान और ये सूचना का एक महाकुंभ आप भी लगाए हुए हैं, आप भी संचालित कर रहे हैं और लोगों को जन जागृति की दिशा में अच्छी बातों से सुविज्ञ कर रहे हैं, उन तक पहुंचा रहे हैं। निश्चित तौर पर सभी व्यक्ति, चूंकि हम मनुष्य योनि में जब आते हैं तो सभी प्रकार के जितने भी प्रभाव मानसिक रूप से होते हैं वो साधु संतों पर कम है, लेकिन किसी न किसी रूप से तो आता ही है। अगर हम पूजा पाठ करें और उस पूजा पाठ में निर्विघ्न रूप से हम कर रहे हो, हमें ये आश्वस्ति हो कि यहाँ आग नहीं लगेगी, हमें यह आश्वस्ति हो कि यहाँ भगदड़ नहीं बचेगी, हमें यह आश्वस्ति हो कि सभी के भोजन का समुचित प्रबंध व्यवस्था की गई है, तो कभी भी अफरा तफरी नहीं फैलती है।
पिछले कुंभों में, अगर लेटेस्ट कुंभ की आप बात करें 2013 में, उस समय जो कुंभ में घटना घटी उसमें बहुत बड़ा योगदान, जिस पे जांच बैठी थी और जांच बाद में सामने आई। उस समय जो, मैं किसी पार्टी या उसकी विशेष की बात नहीं करना चाहता, लेकिन आजम खान उस समय कुंभ के प्रभारी थे और उस समय क्या हुआ कि लोग लिख कर देते रहे कि इतने लोगों का इंतजाम होना चाहिए, लेकिन वो इंतजाम नहीं किया गया और एक साथ 40 लाख लोग रेलवे स्टेशन पर इकट्ठे हो गए और वहां से जो भगदड़ मची, गलत सूचनाएं दी गई उनको। जिधर भीड़ थी, मतलब कुछ भी कारण रहा होगा, लेकिन उनको कुछ गलत इंटरप्रिटेशन होने से वो लोगों में भगदड़ मची, भय पैदा हुआ और उन्हें गलत दिशा में भगदड़ होने से फिर काफी लोगों की मृत्यु उसमें हुई थी। अब की बात की तैयारी को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से 3 महीने में 6 बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जा चुके हैं, एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंच चुके हैं, इस बार के इस महाकुंभ को किस नजरिए से आप देख पा रहे हैं? मैन बिहाइंड द कैमरा, ये जो व्यक्ति पीछे खड़ा होता है, जो नेतृत्व की क्षमता है, पानी ऊपर से नीचे की ओर बहता है। अगर हमारे मुखिया ही प्रदेश के चाहे देश के अगर किसी संकल्प विशेष के प्रति, और ये सिर्फ कुंभ धर्म की बात नहीं है, ये भारतीयता और साउथ ईस्ट ऑफ एशिया की शक्ति का प्रदर्शन है और यहाँ होने वाले इतने बड़े आयोजन का एक प्रतिबिंब है। आपने अभी कहा कि 40 देशों से भी ज्यादा की लोग वहां एकत्रित होंगे, ये कम बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है और ये अपने आप में एक अभूतपूर्व उत्सव है। लेकिन चूंकि इसमें संलिप्तता वैचारिक रूप से, मानसिक रूप से और धार्मिक परिप्रेक्ष्य में हमारे जो प्रबंध करने वाले मुखिया हैं उनकी है, तो ये बहुत व्यवस्थित होगा, बहुत अच्छा रहेगा और बहुत बेहतर ढंग से ये चलेगा और किसी भी तरह की दिक्कत इसमें आएगी नहीं। क्योंकि पहले क्या था, जो मुखिया है, जो आयोजन करता है, अगर उसका निजी दिलचस्पी नहीं है, उसका कोई इन्वॉल्वमेंट उसमें नहीं है, तो उसमें कभी कभी औपचारिकता भर रह जाती है। लेकिन अगर आप उसको, उसकी दूरदृष्टि को समझते हो और पूरे विश्व में इसकी जो धमक और इसकी जो चमक जाने वाली है, उसके सकारात्मक और उज्जवल पक्षों के बारे में आपका मन मस्तिष्क साफ हो, तो ये सारी चीजें बहुत अच्छी दिशा में जाती हैं, बहुत अच्छी दिशा में जाती है, देश को, सबको लाभ मिलता है। बिल्कुल सही कहा आपने, और शायद इसीलिए व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं और आपदा प्रबंधन को लेकर, सुरक्षा को लेकर, ताकि सुरक्षित महाकुंभ हो, सुसज्जित महाकुंभ हो, दिव्य महाकुंभ हो, भव्य महाकुंभ हो। रतिभान जी, इस पूरे, अगर हम आपदा प्रबंधन की बात करें, क्योंकि 40 करोड़ से ज्यादा लोग आएंगे, चिंता भी है, चुनौती भी है, तो क्या आपको लगता है तैयारियां व्यापक है, तैयारियां पूरी है? देखिए, भौतिक रूप से जो तैयारियां संतोष जी हो रही वो तो हैं, लेकिन आप देखिए जो जिस दिव्य शक्ति की वजह से हम लोग या पूरा विश्व या जनमानस यहाँ एकत्रित होता है, वो तीर्थराज प्रयाग है। और कहा भी गया है कि त्रिवेणी माधवम सोमम भरद्वाजम च वासुकिम वंदे अक्षयवटम शेषम प्रयागम तीर्थनायकम। तो जो अष्टनायक हैं प्रयाग के, ये भी रक्षा करते हैं। भौतिक रक्षा के लिए सरकार ने व्यापक व्यवस्था बना रखी है, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण काम कर रहा है और जो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए जो नए नए उपकरण लाए गए हैं, चाहे वो ऐसी मशीन जो 20 टन का मलबा जो दलदल से खींच कर लाने की क्षमता रखती है, या फिर वहाँ पर जो फायर ब्रिगेड का एस्टेब्लिशमेंट खड़ा किया गया है, या वहाँ पर इस बार वाटर एम्बुलेंसेस की व्यवस्था की गई है, और पुलिस ने जो एआई कैमरे के माध्यम से चतुर्दिक व्यवस्था रखी कि भीड़ वहाँ इकट्ठी होती है तो कैसे इसको डाइवर्ट किया जाए, श्रद्धालुओं को कैसे इधर से उधर भेज दिया जाए कि इकट्ठे ना हो और कोई स्टैम्पेड ना होने पाए, इसका पूरा इंतजाम किया गया है। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी वहाँ जा रहे हैं, स्वयं अपनी नज़र बनाए हुए हैं, वो अपने आप में इस बात का वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था पर दबाव है कि जब हमारे मुखिया लोग, हमारे शीर्ष लोग हम पर नज़र गड़ाए हुए हम पर देख रहे हैं, तो हमें बेहतर प्रबंधन करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो मुश्किल खड़ी होगी। मुझे लगता है कि ऐसी कोई आशंका है नहीं, फिर भी जो व्यवस्था की जा रही है वो उसी आशंका के निराकरण के लिए, उसी के निवारण के लिए। बिल्कुल, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण इसीलिए दिन रात काम कर रहा है। मैं योगेंद्र गिरी जी आपके पास आऊंगा, लेकिन इस समय न्यूजीलैंड से एक बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि अब से कुछ ही घंटे बाद, कुछ ही देर बाद कहा जा सकता है कि नए वर्ष की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन न्यूजीलैंड में इस समय भव्य नजारा, आप तस्वीरें देखिए इस समय न्यूजीलैंड से एक बड़ी खबर, क्योंकि न्यूजीलैंड का जो जोन टाइम है वो भारत से 7 घंटे पहले। ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से काउंटडाउन वहां पर चल रहा है और नए वर्ष की तैयारी अब से कुछ ही घंटे बाद हिंदुस्तान में भी यही नजारा होगा। नए वर्ष का स्वागत होगा, संभावना वाले वर्ष का स्वागत होगा, कहा जा सकता है विश्वास वाले वर्ष का स्वागत होगा। लेकिन ये तस्वीरें
न्यूजीलैंड की तस्वीरें हैं, वहां पर रात के 12 बज चुके हैं और किस तरीके से वहां का जो आइकॉनिक स्काई टावर है वहां पर रंगीन आतिशबाजी की जा रही है, यानी कि नए वर्ष का जो स्वागत किया जा रहा है। और अब से कुछ ही देर बाद हिंदुस्तान में भी यही नजारा देखने को मिलेगा, क्योंकि न्यूजीलैंड का जो टाइम है, समय है, वो भारत से 7 घंटे पहले चलता है। वहां के रात के 12 बज चुके हैं और इसीलिए ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से न्यूजीलैंड से जो नजारा आपको देखने को मिला है। लेकिन लगातार हम बात महाकुंभ की कर रहे हैं और अब से कुछ ही घंटे बाद 2025 की शुरुआत हो जाएगी। वो 2025 जो 13 जनवरी 2025 का इंतजार पूरा देश और पूरी दुनिया कर रही है। योगेन जी, जब हम ऐसी समस्याओं की बात करते हैं, ऐसी चुनौतियों की बात करते हैं, तो आपको लगता है कि हेल्थ को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर अगर ऐसी कोई घटना घटती है तो जल्द से जल्द नजदीकी चिकित्सीय सुविधा मिल जाए, क्या इसको लेकर भी उस पर भी फोकस किया गया है? हाँ जी, क्योंकि जब हम आपके दृष्टिकोण से देखते हैं तो स्वास्थ्य और स्वच्छता, ये दो चीजें हमारे सामने इमीडिएटली आती हैं। पहले तो आपको ये बताऊंगा कि हम केवल प्रयागराज ही नहीं जी, हम पूरे राष्ट्र में जहां जहां से हमारे पास श्रद्धालुगण आने हैं उन सब तक हम पहुंच चुके हैं। हर एक राज्य में हमने एक एडवाइजरी भेजी है कि जहां जहां से श्रद्धालु आएंगे और उनकी राज्य की भाषा में इसको उनको भेजा है। अच्छा। कि आपने क्या तैयारी करनी है यहां पर आने से पहले, क्योंकि याद रखें जो दक्षिण से आ रहा है हमको उनको बताना जरूरी है कि यहाँ तो शीतलहर है, शीतलहर है। यहाँ पर इस समय आपको कोहरे का सामना करना पड़ेगा, आपको अपने गर्म कपड़े साथ लाने हैं, अगर आपको किसी खास दवाइयों की जरूरत है उनको साथ लेकर चलना है, और अगर आपको उन दवाइयों की जरूरत यहां है तो हमें बताएं, हम उसकी भी तैयारी कर के रखेंगे। तो ये तैयारी तो बहुत दूर से शुरू होती। उसके बाद एक बार लोगों का आगमन प्रयागराज में होता है तो हमारे बड़े बड़े अस्पताल सब इसके लिए तैयार कर लिए गए हैं। ये तो जनपद की बात रही। जब हमारे श्रद्धालुगण मेला क्षेत्र में पधारेंगे तो मेला क्षेत्र को आप जानते होंगे 25 सेक्टरों में बांटा गया है। हर एक सेक्टर के लिए एक एक अस्पताल नियुक्त किया गया है। हमारे पास एक सेंट्रल हॉस्पिटल है जिसमें 100 बेड की क्षमता रखी गई है, जो कि नंबर 2 सेक्टर में है। ऐसे 2 सब सेंट्रल रखे गए हैं जिसमें 25-25 बेड की क्षमता रखी गई है। ऐसे ही तकरीबन 13 सेक्टर हॉस्पिटल्स रखे गए हैं। जहां पर ये कोई सेक्टर हॉस्पिटल नहीं है वहां पर फर्स्ट एड पोस्ट का इंतजाम किया गया। तो टोटल हमारे पास 30-35 जगहों पर जगह जगह पर ये अस्पताल बसाए गए हैं। किसी श्रद्धालुगण को कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो इनके पास वो पहुंच सकता है, और वो नहीं पहुंच सकता है तो ये भी उनके हर एक के पास एम्बुलेंस है। हर एक पॉन्टून ब्रिज पर या टोटल मेला क्षेत्र में 125 एम्बुलेंस डिप्लॉय की जा रही है, तो इनके पास एम्बुलेंस भी पहुंच जाएगी। तो स्वास्थ्य की साइड से तो मैं कहूंगा कि तैयारी पूरी है। नंबर 2 रहा स्वच्छता की बात। जी, आपने कुछ देर पहले बताया कि हम यहां पर कम से कम 1.5 लाख टॉयलेट्स लगा रहे हैं। इतने सारे जब हमारे श्रद्धालुगण आने, इनकी रोज साफ सफाई, इनकी देखरेख, इसके लिए एक अलग फोर्स लगा रखी है, और उसको सुपरवाइज करने के लिए हर एक टॉयलेट के ऊपर एक QR कोड लगाया जाएगा कि हाँ आज के दिन क्या इस टॉयलेट की सफाई हो गई है। वो भी चेक किया जाएगा, और एक सेंट्रल जगह से इसको चेक किया जाएगा कि हाँ आज कहां पर कमी है, किधर लोग भेजने हैं। अगर हमको बाहर अपना जितना भी मलबा जमा होगा, कूड़ा करकट होगा, उसको बाहर ले जाने के लिए अलग अलग टिपर लगाए गए हैं। ये वहां से मेला क्षेत्र से रोज इनको उठाकर बाहर ले जाएंगे नियुक्त की हुई जगहों पर जहां पर इनका ट्रीटमेंट होगा। तो मेरे ख्याल से स्वच्छता की तरफ से भी एक बहुत बड़ा अभियान चलाया गया है और तैयारी की गई। बिल्कुल सही कहा, और इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब तक 7000 संस्थाएं प्रयागराज पहुंच चुकी है। जगत गुरु पुष्पेंद्र आर्यम जी, क्या आपको लगता है ये एक ब्रांडिंग का मौका है, ये अपने आप को दिखा देने का मौका है कि उत्तर प्रदेश के पास, हिंदुस्तान के पास वो ताकत है, वो शक्ति है कि इतने बड़े एकता के महायज्ञ को, इतने बड़े महाकुंभ को कहा जा सकता है कि सुरक्षित और सुसज्जित तरीके से आयोजन कर सकता है? ये बिल्कुल, ये जैसे कि आपने कहा, और ये जो कुंभ होगा, महाकुंभ होगा, ये हमारे प्रशासनिक क्षमताओं का एक
अतिशयता के साथ प्रदर्शन होगा, हमारी नेतृत्व की क्षमता का प्रदर्शन होगा, हमारी स्वच्छता, सफाई, लॉ एंड ऑर्डर, मैनेजमेंट, आर्थिक, वित्त, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, आत्मिक सभी उत्थानों का एक समागम होगा। और वहां लाखों लोग, करोड़ों साधु संत, पवित्र आत्माएं वहां जो उच्चार करेंगी वो करेंगी सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जब हर डुबकी के साथ ऐसा पवित्र संकल्प हो तो चतुर्दिक दिशाओं में एक स्वच्छ वातावरण स्वयं निर्मित होता है, एक दिव्य वातावरण स्वयं स्फूर्त निर्मित होता है, और जो आध्यात्मिक चेतना है और मंत्रों के उच्चार से और पूजा प्रार्थनाओं से जो दिव्य ऊर्जाओं का समावेश होता है वो वैसे भी सभी के मंगल की कामना करता है और सभी के मंगल की प्रतिष्ठा भी करता है। तो जहां इतने लोग शुभत्व की बात करते हों और आने वाले सब लोग अच्छाई की बात सोचते हों और सभी के हृदय में सभी के कल्याण का भाव निहित हो, तो वहां सभी का कल्याण होगा ही होगा। ब्रांडिंग तो उत्तर प्रदेश की भी होगी, उत्तर भारत की भी होगी। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारे खान पान, हमारे रीति रिवाज, हमारा रहन सहन, हमारी वेशभूषाएं, हमारे पूजा पाठ, हमारी सभी चीजों की ब्रांडिंग होगी। और हमारा आतिथ्य सत्कार, जो हम कहते हैं अतिथि देवो भव, तो हमारे लिए तो अतिथि देवता है। तो हम उस तरह से जब उनके लिए पलक फावड़े बिछाकर बैठते हैं तो पूरी दुनिया हाथ पर रह जाती है कि हम अपने ब्लड रिलेशंस के लिए भी इतनी सदाशयता और समर्पण भाव से नहीं एकजुट हो पाते जितनी कोई गैर गले लगाने के लिए खड़े हैं और कह रहे हैं कि आप हमारी धरती पर आए हैं, हम आपका स्वागत करते हैं। और भोजन की और सब चीज की व्यवस्था होती है, ये बड़ी बात है। और विदेश में जाने वाला व्यक्ति वर्षों तक इसकी चर्चाएं आसपास करता है, पिछले कार्यक्रमों के बारे में भी। और ये इस बार मोदी जी और योगी जी जिस प्रकार से व्यक्तिगत रुचि लेते हुए इस सारे कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे हैं, उससे ये सारा कार्यक्रम बहुत ही दिव्य, भव्य, सुव्यवस्थित और सुनियोजित हो जाने वाला है। और इसके गलत छाप उठ करके सामने आएगी, जिसको आप ब्रांडिंग कहें या जिसको आप एक रोल मॉडल कहें या आने वाले समय के लिए एक ऐसी आदर्श व्यवस्था का नमूना कह दें कि जिसका आने वाले समय में सभी बड़े आयोजनों में अनुसरण किया जाएगा। और ब्रांडिंग शब्द का हम इसलिए ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि आध्यात्म की तो बात हो ही रही, लेकिन आध्यात्म के साथ साथ अर्थव्यवस्था भी जुड़ी है। जो लोग आएंगे, एक बड़ी अर्थव्यवस्था इससे उत्तर प्रदेश की भी बढ़ेगी और हिंदुस्तान की भी बढ़ेगी। रतिभान जी, आध्यात्म, अर्थव्यवस्था और अर्थव्यवस्था के बाद जो अगला कदम होगा वो तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति या विकसित भारत के सपना को भी साकार करेगा। ये ऐसे बड़े जो आयोजन है, महाकुंभ जैसे बड़े जो आयोजन। संतोष जी, हमारा ऋग्वेद कहता है आनो भद्राः क्रतो यन्तु विश्वतः, यानी हे कल्याणकारी शक्तियों, चतुर्दिशाओं से और जगत का कल्याण करो। जब हमारा मंत्र ही यही है तो हम सबके कल्याण के लिए जब कर रहे हैं, तो कुंभ एक कल्याण का एक स्थान है। यहाँ से ज्ञान मिलता है, उससे कल्याण होता है। जहाँ से अर्थ विकसित होता है, उससे कल्याण होता है। जहाँ से हमें साधना का एक रास्ता मिलता है, उससे कल्याण होता है। तो जन जन में के मन में जो भावना है, वो इसी भावना के तहत लोग, करोड़ों लोग वहाँ एकत्र होते हैं। वहाँ अन्न क्षेत्र चलता है, अन्न क्षेत्र से जुड़े हुए जो व्यापारी हैं, जो साधु संतों के शिविरों से जो अन्न क्षेत्र चलते हैं, वहाँ जो व्यापारी अन्नदान करते हैं या अन्न की आपूर्ति करते हैं, जो श्रद्धालु अपनी ओर से अन्न वहाँ भेजते हैं, उससे उसको ले जाने वाले, उसको पकाने वाले, उसको लोगों तक पहुँचाने वाले, खिलाने वाले, वो सब कहीं ना कहीं से लाभान्वित होते हैं। तो हमारा जो अर्थशास्त्र है वहाँ से बहुत बेहतर ढंग से संचालित होता है। मुझे ये लगता है कि कुंभ हमारी आस्था की ब्रांडिंग बहुत एक छोटा शब्द होगा। हमारे यहाँ तो जो मान्यता है, जो हमारी संस्कृति है, ये हमारी संस्कृति ये कहती है कि हम जगत के कल्याण के लिए बने हुए हैं और जगत का कल्याण ही हमारा मुख्य ध्येय है, हमारा लक्ष्य है। तो स्वाभाविक रूप से हम इस कुंभ के जरिए केवल भारत को नहीं, केवल उत्तर प्रदेश को नहीं, पूरे विश्व को, पिछले बार के कुंभ मेले में 180 देशों के प्रतिनिधि आए थे और 4500 के करीब बिजनेसमैन पूरे देश से आए, पूरी दुनिया से आए थे। इसके अलावा कई लाख लोग जो पर्यटक के रूप में आए थे। तो ये ब्रांडिंग तो हो जाएगी, ये बिजनेस के नजरिए से हो जाएगा, लेकिन जो भारत की जो सांस्कृतिक ब्रांडिंग होगी, ये अद्भुत है। ये दुनिया के किसी देश की ऐसी ब्रांडिंग हो नहीं सकती है। किसी दुनिया के किसी भी देश के प्रति ऐसी आस्था नहीं है जैसी भारत के प्रति है। और इसीलिए बिना बुलाए, बिना किसी आमंत्रण के लोग आते हैं। ये तो जो सरकार करती है कि हम फला राज्यपाल को बुला रहे हैं, फला राष्ट्रपति को बुला रहे हैं, फला मुख्यमंत्री को बुला रहे हैं, ये तो एक औपचारिकता है। अगर ना भी सरकार बुलाए तो भी लोग आएंगे, क्योंकि ये गंगा के प्रति आस्था है,
ये संगम के प्रति आस्था है, ये त्रिवेणी संगम के प्रति आस्था है, ये वेणी माधव के प्रति आस्था है, बिल्कुल सही ये कहा। प्रयागराज के प्रति आस्था है। बिना बुलाए भी लोग आएंगे और शायद 40 करोड़ लोग इसीलिए आ रहे हैं जो गंगा माँ के प्रति जो आस्था है, जो धर्म है, जो विश्वास है उसको लेकर। लेकिन डोम सिटी को लेकर एक काफी चर्चा रही और पहली बार इसका प्रयोग किया गया। मैं योगेंद्र जी से इसके बारे में समझूंगा, लेकिन कुछ तस्वीरें अपने दर्शकों को जरूर दिखा देते कि आखिर वो डोम सिटी करेगा क्या, किस तरीके से सुरक्षा, किस तरीके से किसी भी चुनौती से निपटेगा, किस तरीके से। ये आप कुछ तस्वीरें, भव्य तस्वीरें देख पा रहे हैं कि टेंट सिटी है और डोम सिटी जिस तरीके से और जिस तरीके से कहा जा सकता है उसका तैयार किया गया है। और हाईटेक सिटी की बात कर रहे हैं, हाईटेक आवास के साथ डोम सिटी का भी निर्माण किया गया, यानी कि पूरी तरीके से भव्य और दिव्य महाकुंभ का ये नजारा है। और इसी में किसी भी प्रकार की कोई आपदा न हो, किसी प्रकार की कोई चिंता चुनौती ना आए, और इसको लेकर यह भी तैयारी की गई है बुलेट प्रूफ, फायर प्रूफ, यानी कि आग की अगर कोई ऐसी घटना घटती तो उससे भी ये डोम सिटी जो है वो बचाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि और पहली बार, ये हिंदुस्तान में पहली बार कहा जा सकता है, प्रयागराज में इसका कहा जा सकता है इसकी शुरुआत की गई। और शायद इसीलिए इसको लेकर लोगों के अंदर एक जानकारी का, इसको लेकर पता करने के लिए एक लोग इच्छुक भी रहते हैं, एक चाहत है कि नहीं क्या आखिर ऐसा क्या है। मैं योगेंद्र जी से समझने की कोशिश करूंगा। योगेंद्र जी, इस सिटी की अगर हम इसमें बात करें, क्या आपको लगता है ये अग्निशमन, आग की बात करें, आग से भी बचाएगा, बुलेट प्रूफ से भी बचाएगा, इस सुरक्षा को और मजबूत करेगा? हाँ जी, जरूर करेगा। आपने टेंट सिटी दिखाई, आपने उसमें देखा होगा कि कितने नियंत्रित तरीके से सभी टेंट लगाए गए। इसके पीछे एक सोच है। हर 2 टेंट के बीच में क्या आपसी फासला है? जरूर है। क्या इन टेंटों के सामने अग्निशमन यंत्र रखे गए हैं? आप जाके देखेंगे, हर कुछ टेंटों के बाहर बालू, पानी, फायर एक्सटिंग्विशर, इन सब का प्रबंध किया गया है, ताकि अगर छोटा सा अगर हादसा होता भी है तो उसको वहीं पर दबा दिया जाएगा, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। और अगर इसके आगे कुछ और भी जरूरत है तो हाँ, उसके लिए हमारे वहां पर तकरीबन 56 फायर स्टेशन और पुलिस फायर चौकियां स्थापित की गई हैं। अगर पतले रास्ते हैं उनके लिए हमारे पास मोटरसाइकिल पर अग्निशमन के जो फायर फाइटर्स हैं वो लोग मोटरसाइकिल पे बैठकर उस जगह पर आकर अपनी प्रतिक्रिया करेंगे। इसके लिए अगर आग थोड़ी बड़ी होती है कहीं पर, हमारे पास बड़े बड़े इक्विपमेंट भी हैं, एडवांस फायर टेंडर हैं, बड़ी गाड़ियां हैं, पूरे कुंभ के अंदर फायर हाइड्रेंट्स लगाए गए हैं, ताकि अगर गाड़ी नहीं भी पहुंचती है तो हम वहां से पानी निकालकर आग को बुझा सकते हैं। तो तैयारी तो अग्निशमन साइड से पूरी तैयारी की गई है। तो मेरी समझ में मेरे को ऐसा नहीं कहना चाहिए कि आग से हमें कोई ऐसा खतरा होगा। छोटे मोटे इंसिडेंट जरूर होते हैं, पर उनका बचाव ज्यादातर जागरूकता में आता है। आग का सबसे बड़ा बचाव जो है वो है जागरूकता और रोकथाम। आग लगने से पहले ही क्या कार्रवाई करनी चाहिए, इसके बारे में भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जगह जगह पर हमारे अग्निशमन जो डिपार्टमेंट है, इनके लोग जाकर समझा रहे हैं कि आपके कम्युनिटी किचन्स किस तरह चल रहे हैं, गैस सिलेंडर आपने कैसे रखने हैं, अलाव को अंदर नहीं जलाना है, ये सब बातचीत की जा रही है। बिल्कुल, यही सारी तैयारियां है। और डोम सिटी को जिस तरीके से तैयार किया गया, जिस तरीके से योगेंद्र जी बता रहे, एक पूरी प्लानिंग है कि किसी भी आपदा से निपटने के लिए, किसी भी चुनौती से निपटने के लिए पहले से ही सारी तैयारियां की गई। अगर कोई ऐसी छोटी मोटी घटना होती भी है तो उसको तुरंत वहीं पर उसको दबा दिया जाएगा। जगत गुरु पुष्पेंद्र आर्यम जी, महाकुंभ की अगर हम बात करें और खासतौर से जब श्रद्धालु जो भक्त हैं देश और दुनिया से वहां पहुंचेंगे, तो आपको लगता है जो पुरोहित हैं, जो पुजारी हैं, आप जैसे जो साधु संत हैं, वो भारत की सभ्यता संस्कृति को आगे बढ़ाएंगे, भारत के आध्यात्म को उनके अंदर प्रवाहित करेंगे और बताएंगे कि नहीं, हिंदुस्तान जो है वो विश्व बंधुत्व की बात करता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि दुनिया के कई देश युद्धग्रस्त हैं, लेकिन उन्हीं के बीच हिंदुस्तान इतना बड़ा आयोजन भी कर रहा है। भारत को हमेशा से शांति के अग्रदूत राष्ट्र के रूप में मान्यता रही है और भारत का प्रत्येक व्यक्ति सर्वत्र शांति का ही स्वप्न दृष्टा है।
ये हमारी पुरातन और अमिट होने वाली एक सभ्यता संस्कृति का गुण तत्व है। हमारे सभी शास्त्रों में सभी के कल्याण की कामना है, और जब वो उसको मूर्त रूप होते हुए देखते हैं, और जितने भी, जैसा आपने कहा कि जो पुरोहित्य वर्ग है या पांडित्य वर्ग है या सेवा के प्रकल्पों से संबद्ध व्यक्ति हैं या उस तरह की संस्थाएं हैं, उनका ध्येय व्यक्ति के बारे में उसको राष्ट्र की अस्मिता, शुचिता, सभ्यता और संस्कृति का दर्शन कराना प्राथमिक तत्व होता है। उसके पीछे आर्थिक उपार्जन करना एक बहुत बाद की बात है। तो ये एक अकेला ऐसा महाआयोजन है जिसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों के दर्शन, चार पुरुषार्थ चतुष्टय हमारे शास्त्र में आते हैं। इन चारों का दर्शन एक भूभाग पर, एक पवित्र धरा पर और एक पवित्र मुहूर्त में, जैसे सूर्य उत्तरायण होंगे 13 जनवरी मकर संक्रांति के बाद, उसके बाद ये चलेगा और 50 दिनों तक चले और 42-45 करोड़ 40 करोड़ लोग दुनिया विश्व से वहां आए। अभी तो बहुत सारे देशों की टीमें आ रही हैं, जर्मनी से, जापान से और स्विस से कई टीमें आ रही हैं जो सिर्फ इस पर बैठ करके शोध करेंगे, रिसर्च करेंगे। आयोजन हो तो उसे कैसे सीखें और क्या क्या चीजें इन्होंने टेक्निक में इस्तेमाल की थी, ये भारत के लोग कैसे करके ले गए इस सब चीज को, उनका अलग से सेंटर वहां स्टैब्लिश हो रहा है, आपके पास उसकी पूरी जानकारी होगी। तो वो लोग अलग से आकर देख रहे हैं कि ये संभव कैसे हो सकता है, ये कितने कार्य कुशलता के साथ इस चीज को कर पाएंगे। तो ये अपने साथ लेकर जाएंगे, भारत की हर छाप को अपने साथ लेकर जाएंगे, भारत की हर सभ्यता के बिंदु को अपने साथ लेकर जाएंगे, और फिर उसका प्रचार प्रसार स्वस्फूर्त ढंग से होगा। जैसा आपने कहा कि तीसरी महाशक्ति के बारे में हम कहें, भारत हो ही रहा है। लंदन तो 2025 में ही पीछे हो जाएगा अभी, और बहुत सारे देश को हम पीछे करके आगे आ ही चुके हैं। तो इससे आर्थिक रूप से, प्रबंधन के दृष्टिकोण से और नेतृत्व के दृष्टिकोण से भी, कि हम लीडरशिप हमारे अंदर क्या है, हम इतने करोड़ों लोगों को क्या प्रबंधित और किस तरह से उनको सुनियोजित और सुव्यवस्थित कर सकते हैं, क्या सभी दृष्टिकोण से, ये बहुत बड़ी बात है। ये दुनिया में कभी भी इससे पहले कभी नहीं हुआ है और आगे भी होगा तो इसको सिर्फ भारत ही कर सकेगा। बिल्कुल। क्या जगत गुरु जी हम कह सकते हैं कि भारत जितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, संतुलन के साथ बढ़ रहा है, ऐसा नहीं कि इस रफ्तार में वो अपने धर्म को, अपने आध्यात्म को पीछे छोड़ गया हो और पश्चिमी देशों की तरह आगे बढ़ गया हो, अपनी संस्कृतियों को भूल। हमारी हमेशा की यात्राएं संतोष जी, हमने भारत ने जब भी कभी सुव्यवस्थित कदम नापे हैं तो वो एक सुदृढ़ धरातल पर नापे हैं। अभी जो भी छवि भारत की पूरी दुनिया में बनी है पहले से ही थी, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और अभी योगी जी भी बड़े एक नई उम्मीद और आशा के साथ उनके व्यक्तित्व और कृतित्व लोगों के सम्मुख आ रहा है। तो जिस तरह से लोग देख रहे हैं, उनके बारे में एक नए भारत की छवि बन रही है और लोग भारत को बहुत सम्मान से देख रहे हैं, और ये निश्चित तौर से भारत के गौरव गरिमा में सुवृद्धि भी करेगा और प्रत्येक नागरिक के लिए ये गर्व का पल होगा, उसके लिए अभिनंदन का पल होगा। बिल्कुल, भारत देश दुनिया में कहीं भी बैठे, बिल्कुल गर्व का पल होगा जब 13 जनवरी से 45 दिन का एक महायज्ञ, महाअभियान, महाआयोजन की शुरुआत हो जाएगी। मैं रतिभान जी आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देख लेते हैं, क्योंकि लगातार हम महाकुंभ की बात करें, आपदा प्रबंधन की बात करें, तो आपदा प्रबंधन से जुड़ी तो एक रिपोर्ट देखी ही, लेकिन महाकुंभ में और क्या कुछ है। जैसे कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 7,000 से संस्थाएं वहां पहुंच चुकी है। ये संस्थाएं करेंगी क्या, इस पर एक रिपोर्ट देख लेते हैं। सिर्फ 13 दिन शेष, हर एक कार्य होगा विशेष, क्योंकि मां गंगा के भक्त 13 जनवरी को प्रयागराज में करेंगे प्रवेश। 45 दिन का महाकुंभ, देश और दुनिया का इंतजार मुट्ठी में बालू की तरह फिसल रहा है। इंतजार की घड़ियां खत्म हो रही हैं। सरकार से लेकर स्वयंसेवी संस्थाओं ने भी हर स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली हैं। सबकी अपनी अपनी प्रतिज्ञा है, यानी प्रतिज्ञाओं से बंधा होगा महाकुंभ। कोई निःशुल्क खाना खिलाना चाहता है, तो कोई पानी पिलाने का स्टॉल लगाना चाहता है, कोई पूरे मेला क्षेत्र को गंदगी मुक्त करने का अभियान चलाएगा, तो कोई कल्पवासियों की सेवा करेगा। सेवा भले ही अलग अलग हो, पर मन्नत और मान्यता सिर्फ इतनी कि विश्व कल्याण हो, हर इंसान धन धान्य से परिपूर्ण हो। यानी कि चलेगा भंडारा और महाकुंभ स्वागत करेगा तुम्हारा। ओम नमः शिवाय संस्था की अगर बात करें तो लगभग 25 लाख लोगों को भोजन कराने का एक लक्ष्य निर्धारित किया है। अक्षयपात्र की बात करें तो ये संगठन भी लाखों लोगों को भंडारा कराएगा। इस्कॉन की बात करें तो मेले के कई कोनों में इसका भंडारा चलेगा। इतना ही नहीं, प्रशासन ने भी इस बार अलग से तैयारियां की है। प्रशासन जो है वो मेला क्षेत्र में फेयर प्राइस की दुकानें लगाएगा। इसीलिए महाकुंभ की भव्यता और दिव्यता का एहसास कराने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाकुंभ का निमंत्रण पत्र बांट रहे हैं, ताकि हर कोई महाकुंभ की विशालता और आध्यात्म को महसूस कर सके। ये कुछ तस्वीरें देखिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से
लेकर भाजपा नेता जगत प्रकाश नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को निमंत्रण पत्र पहुंच चुके हैं। वो भी खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लेकर गए हैं। ब्रह्मांड में होने वाले सबसे बड़े इस महाआयोजन का निमंत्रण सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, 7 समंदर पार दुनिया के कोने कोने पहुंच रहा है। ये मौका है अपनी तैयारियों को दिखाने का, ये मौका है दुनिया को एहसास दिलाने का कि भारत बड़े से बड़ा आयोजन करने में सक्षम है। ये मौका है अपने आध्यात्म, अपने धर्म की पताका को दुनिया के हर घर तक पहुंचाने का। प्रयागराज का धार्मिक परंपराओं में अहम योगदान रहा है। सदियों से तीर्थ गुरु के रूप में पूजा जाता रहा है। धार्मिक अनुष्ठानों का संचालन भी यहाँ के पंडा पुरोहित करते आए हैं। कई परिवारों के पास तो 500 साल पुराना रिकॉर्ड भी मौजूद है। वो जानते हैं कि किसका यजमान कौन है, कहां से आया है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस बार जो लोग यहाँ आकर स्नान नहीं कर पाएंगे, उन देशी विदेशी यजमानों के लिए यहाँ के पंडों ने ऑनलाइन पूजा की व्यवस्था कर रखी है। तो बस चंद रातों का सवाल है, या यूं कहें कि कुछ सप्ताह का इंतजार है जो खत्म होने जा रहा है। फिर शुरू होगा पूरे हिंदुस्तान को एक ही जगह देखने का, महसूस करने का और सनातन संस्कृति पर गर्व करने का महाकुंभ। प्रतिभान जी, मौका होगा, ये क्षण होगा, ये वो पल होगा कि हम सनातन संस्कृति पे, और हम ही नहीं, देश और दुनिया वो गर्व महसूस करे, वो भी संतुलन के साथ। सिर्फ आस्था की बात नहीं, सिर्फ आध्यात्म की बात नहीं, सिर्फ अर्थव्यवस्था की बात नहीं, जो भी है संतुलन के साथ है। जी बिल्कुल, संतुलन ही भारतीय संस्कृति है। कहीं अति सर्वत्र वर्जयेत ये कहा गया है, ये हमारी संस्कृति का ही सूक्त है। तो उस जो हम अति की कहीं भी अति का भला न बोलना, अति की भली न चूक, ये कहा गया है। तो हमारे यहाँ जो कुछ है संतुलित है, धर्म की साधना भी संतुलित है, धर्म का जो आध्यात्म की चेतना भी संतुलित है। कहीं भी ज़्यादा होगा तो निश्चित रूप से उसके नुकसान होते हैं, उसकी परेशानियां होती हैं। यहाँ जो कुंभ में लोग आते हैं पूरी आस्था के साथ आते हैं, प्रेम भाव से आते हैं, मानसिक संतुलन बनाकर आते हैं। उन्हें लगता है कि नहीं, हम वहाँ जाएंगे तो गंगा की निकटता पाएंगे, संगम का परिवेश पाएंगे, अक्षय वट की छाया मिलेगी, हनुमान जी का दर्शन करेंगे, साधु संतों से ज्ञान मिलेगा और हम इस तरह से कृतकृत्य हो जाएंगे, धन्य हो जाएंगे। ऐसी व्यवस्था, ऐसी भावना लेकर आते हैं और ये भावनाओं की फलीभूत भी होती है। ऐसा नहीं कि वो जो भावना होती है वो केवल एक तरफा होती है। यहाँ उन्हें सब मिलता है, यहाँ उन्हें भोजन मिलता है, यहाँ उन्हें ज्ञान मिलता है, यहाँ उन्हें पुण्य मिलता है, यहाँ उन्हें पूरी श्रद्धा निवेदित करने का अवसर मिलता है। यहाँ के जो तीर्थ पुरोहित हैं उनसे संकल्प मंत्र बुलवाते हैं। आप तीर्थ पुरोहितों के पास जाइए तो उनके पास 500 साल की पुराने लोगों का, उनकी पीढ़ियों का रिकॉर्ड जो हमारे पास नहीं, हमारी पीढ़ियों का रिकॉर्ड तीर्थ पुरोहितों के पास है। ऐसी व्यवस्था है। तो और वहाँ जो व्यवस्था बनाई, वहाँ के जो घाटिये होते हैं, वहाँ के जो मल्लाह होते हैं, नाविक होते हैं, वो सब मिलकर के पूरे सम्मान के साथ, पूरी सद्भावना के साथ, पूरे प्रेम के साथ उन श्रद्धालुओं का स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं। जिन्हें छाया नहीं मिलती, उनका प्रशासनिक व्यवस्था बहुत व्यापक पैमाने पर होती है, लेकिन जिन्हें छाया कहीं नहीं मिलती है उन्हें वहाँ के लोग छाया देते हैं, वहाँ अपने कैंपों में रखते हैं, अपने शिविर लगा कर रखते हैं। जो तीर्थ पुरोहित होते हैं उनके यहाँ कल्पवासी लोग आते हैं जो एक महीने रहते हैं, 1.5 महीने रहते हैं। उन कल्पवासियों से कोई चार्ज नहीं करते हैं वहाँ के पंडे लोग या तीर्थ पुरोहित लोग। श्रद्धा भाव से जो कुछ दे दिया सो दे दिया, नहीं दिया तो नहीं दिया। लेकिन वहाँ जो कुछ भी है संतुलित है। संतुलन ही प्रयाग की विशेषता है। गंगा और यमुना का जो दो धाराओं का जो टकराव है, वो टकराव नहीं दिखता है, वहाँ सम्मिलन दिखता है। संगम की संस्कृति यही है। यही वहाँ पर जो सरस्वती का तीसरी नदी की कल्पना है, जो है वो यही है कि जो हम वाणी के रूप में हमें प्राप्त होती है वो हमारी सरस्वती है। उसी ज्ञान के अवगाहन करते हैं, उसी में हम शामिल होते हैं और वही लेकर जाते हैं और 12 वर्ष के बाद फिर से उसी श्रद्धा भाव से के साथ एकत्रित होते आते हैं। सही कहा आपने भी कि लगातार कहा जा सकता है यही संस्कृति जो है यही आगे बढ़ाती है, एक पहचान भी देती है। योगेंद्र डिमरी जी, अगर हम वॉलंटियर की बात करें, आपदा मित्र जो है उनकी बात करें, उनकी भूमिका को आप किस तरीके से देख पा रहे हैं? सीसीटीवी कैमरा तो है ही है, जगह जगह पुलिस फोर्स तो है ही है, लेकिन जो आपदा मित्र हैं, जो वॉलंटियर्स हैं, जो नए यूथ है, इनकी भूमिका क्या होगी? आपदा मित्र की भूमिका से मैं 2 आपने जो पॉइंट पहले बताए थे वो जरूर शामिल करना चाहूंगा कि आपदा प्रबंधन में भी ब्रांडिंग शामिल हुई है।
क्योंकि जब हम यहां पर अपने तैयारी कर रहे हैं तो आपदा प्रबंधन के दृष्टिकोण से हमारे पास यहां पर बाकी 3 जगह जहां पर कुंभ ऑर्गेनाइज किया जाता है, महाराष्ट्र से नासिक, मध्य प्रदेश से उज्जैन, उत्तराखंड से हरिद्वार, यहां से भी जितने उनके स्टेट की अथॉरिटीज हैं वो यहां आकर हमारे साथ मिल रही हैं और शामिल हो रही हैं आपकी बेस्ट प्रैक्टिसेस देखने के लिए। जी। जब हम दूसरी बात बताऊंगा कि जब हम प्रयागराज में कुंभ की तैयारी कर रहे हैं तो आपदा दृष्टिकोण से हम केवल प्रयागराज ही नहीं देख रहे हैं, हम जो यहां पर श्रद्धालुगण आएंगे वो जरूर अयोध्या जाएंगे, बिल्कुल श्रावस्ती जाएंगे, गोरखपुर जाएंगे, कुछ मथुरा भी चले जा सकते हैं, पर पास में फिर चित्रकूट, विंध्यवासिनी, मिर्जापुर में और काशी वहां भी जरूर जाएंगे। तो आपदा प्रबंधन की तैयारी केवल प्रयागराज तक ही सीमित नहीं है, ये बाकी जो 7 मैंने आपको जनपद बताए वहां पर भी इसी जोर शोर से तैयारी चल रही है। अब रही आपदा मित्र की बात, तो आप इन सब जनपदों में देखेंगे कि आपदा मित्र स्वयं सेवक जो हैं वो पूरी जोर से इसमें प्रतिभाग करेंगे। अब आपदा मित्र आपको बता दूं, पहली बार ऐसा होगा कि जब से आपदा मित्र हमने खड़े किए हैं और उनको प्रशिक्षण दिया गया है तो ये स्वयंसेवक जो है पहली बार कुंभ में भाग लेंगे। और मैंने आपको मेला क्षेत्र के 25 सेक्टर में बताया, हर एक सेक्टर में आपको आपदा मित्र दिखाई देंगे। ये इनके पास इनका पूरा किट है, टॉर्च है, सीटी है, एंकर बॉय है, अगर किसी को डूब रहा है तो उसके लिए ट्यूब फेंकना है वो भी उनके पास है, उनके पास सब कुछ है, सब कुछ अलग से पहचाना जाएगा उनको। उनके किट में आपदा मित्र लिखा हुआ लाल रंग की पोशाक पहने हुए, आपको मालूम है कौन आपदा मित्र आपकी सेवा में वहां पर मौजूद है। खास तौर पर हमारे आपदा मित्र घाट ड्यूटी में अपने स्वयं सेवा देंगे। वहां पर एक छोटा सा उदाहरण लीजिए, अगर कोई बुजुर्ग आता भी है नहाने के लिए और डुबकी मारने जाता है, वो इतना सा कहता है मेरे कपड़े देख लेना, ताकि उसकी नजर बार बार अपने कपड़ों पे ना जाए बल्कि अपनी डुबकी पे जाए। ये बड़ी चिंता रहती है, ये बड़ी चिंता रहती है। कर सकते, यही है स्वयं सेवा। यही है स्वयं सेवा। आप देखेंगे कि पूरे जोर शोर से हमारे आपदा मित्र प्रयागराज जनपद में ही केवल हमारे 500 आपदा मित्र हर सेक्टर में फैले हुए होंगे जी। ये रही उनकी भूमिका जो हम देख रहे हैं। बिल्कुल, सबकी अपनी अपनी भूमिका है और शायद तभी इतिहास बनेगा। 13 जनवरी के बाद कई विश्व रिकॉर्ड स्थापित होंगे इस 45 दिनों में। जैसे कि योगेन डिमरी जी ने कहा कि यह भी अपने आप में एक ब्रांडिंग है। अलग अलग शहरों के अलग अलग राज्यों के लोग भी आ रहे हैं कि आखिर कैसे मैनेजमेंट होगा, कैसे चुनौतियों से पार पाया जाएगा, कैसे आपदा प्रबंधन को और बेहतर किया जाएगा। जगत गुरु जी किस तरीके से देख पा रहे हैं, क्योंकि आपका भी इंतजार बढ़ रहा है, जैसे मुट्ठी में बालू होती है वैसे समय खिसक रहा है और 13 जनवरी का आपको भी इंतजार है। सभी लोगों को प्रतीक्षा है इस महाआयोजन की और इस महाआयोजन में साक्षी बनने की, उन दिव्य और भव्य पलों की, उस उत्सव धर्मिता के उत्कर्ष के दर्शन करने की। तो और हमारे जो शास्त्र हैं उनमें देखिए कामना की गई है कि देखें शत शरदों की शोभा, जिए सुखी 100 वर्ष, और देखें नव कलरव में नव वसंत के हर्ष, मंगलमय नव वर्ष। तो ये जो नव वर्ष हमारा मकर संक्रांति के साथ शुरू होता है, सूर्य उत्तरायण होते हैं, तो वर्ष का प्रारंभ ही नूतन आयामों के साथ हो रहा है, नए कीर्तिमानों के साथ हो रहा है, नए तरह के पैरामीटर्स स्थापित होंगे विश्व स्तर पर जो भारत की प्रतिष्ठा को चतुर्दिक रूप से बढ़ाएंगे। और सभी लोग एक लोहा मानेंगे कि किस तरह से 40-42 करोड़ लोगों को एक जगह पर जहां कोई निर्मित स्थल नहीं है उसको निर्मित किया गया, एक शहर बसा दिया गया, और किस तरह से वहां लोगों ने समान भाव से और दिव्यता के साथ अपने जीवन में विभिन्न उत्सवों को, विभिन्न तरह के अनुभवों को आत्मसात किया। तो ये लोगों के लिए नव रूपांतरण का भी उत्सव है, नव रूपांतरण का एक अवसर भी है, आत्म रूपांतरण का अवसर भी है। ये रीइंकार्नेशन करेगा, लोग नए ढंग से सोचेंगे, कुंभ से पूर्व और कुंभ के पश्चात। बिल्कुल सही कहा कि ये कई चीजों का रूपांतरण है, कई चीजों का कहा जा सकता है कि एक हौसला, एक विश्वास, एक भरोसा भी देगा। नए साल की शुरुआत में ही इतने बड़े महायज्ञ, एकता के महायज्ञ का जो आयोजन होना, रवि जी क्या आपको लगता है कि ये अपने आप में, जैसे कि जगत गुरु जी ने कहा कि कई देशों के लोग आ रहे हैं शोध करने सिर्फ इस बात का कि कैसे ये समागम है, कैसे सारी चीजें मिलके इसको सुरक्षित भी बनाती हैं, सुसज्जित भी बनाती हैं और अपने धर्म, सभ्यता, संस्कृति की रक्षा भी कर लेती हैं। संतोष जी, पूरी दुनिया को इस बात पर आश्चर्य होता है कि भारत जैसा देश जहां अलग अलग भाषाएं बोलने वाले, अलग अलग धर्मों को मानने वाले, अलग अलग पंथों पर चलने वाले, अलग अलग वस्त्र पहनने वाले, अलग अलग भोजन और आहार लेने वाले,
ये सब कैसे इतने कायदे से करीने से बेहतरीन ढंग से जुड़े हुए हैं। कितना ये भारत का ये भारत की यही विशेषता है। 4 विंडो पूरी दुनिया, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने, इंग्लैंड की कई यूनिवर्सिटीज ने और दुनिया के कई यूनिवर्सिटीज पहले भी कुंभ को लेकर शोध कर चुकी है। इस पर आश्चर्य व्यक्त किया है वहां के विद्वानों ने, वहां के शोधकर्ताओं ने, कि बिना बुलाए इतनी बड़ी जनसंख्या, अभी तो 40 करोड़ का अनुमान है। इससे पहले भी कभी 25, पिछली बार 25 करोड़ लोग आए थे, ऐसा आकलन है। तो जो ये लोग आते हैं, इतना बड़ा प्रबंधन कैसे हो जाता है? पूरे दुनिया का जो सबसे वैभवशाली देश है अमेरिका, वहां की आबादी कुल 32 करोड़ है। और हमारे देश में एक शहर में जो अस्थायी शहर बसता है प्रयागराज का कुंभ क्षेत्र, उस कुंभ क्षेत्र में 1-1.5 महीने 45 दिनों में 45 करोड़ लोग, 40 करोड़ लोग आने वाले हैं। ये कितने बड़े आश्चर्य का विषय है, कैसे लोग आते हैं, ये बहुत ही शोध का विषय है और इसीलिए पूरी दुनिया के लोग इसमें शोध करने आते हैं। बिल्कुल, समय की कमी। एक आखिरी सवाल योगेंद्र जी, ये 45 दिन क्या आप मानते हैं कि उपलब्धियों के 45 दिन होंगे? ये 45 दिन थोड़ी चिंता भी रहेगी आपको कि किस तरीके से सब चीज मैनेजमेंट रहे, सब चीज सुव्यवस्थित रहे? चिंता तो हमेशा बनी रहेगी, पर यह भी भरोसा है कि हाँ, आपदा प्रबंधन की साइड से ये जरूर एक सफल साबित होगा। हम श्रद्धालु आए, जितनी गिनती में आना चाहते हैं यहां पहुंचे, प्रयागराज में आए, डुबकी लगाएं। यही कहूंगा, भीड़ प्रबंधन की व्यवस्था बहुत अच्छी है। देरी हो सकती है, दुर्घटना नहीं हो सकती है। जहां तक अग्निशमन का सवाल है, बचाव में ही बचाव है, रोकथाम में ही बचाव है। और इसी के साथ मैं समझता हूं कि आपदा प्रबंधन की तरफ से जरूर ये एक सफल महाकुंभ साबित होगा। बिल्कुल सही कहा कि अपने खुद भी जिम्मेदारी उठानी होगी। सरकार, प्रशासन, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की जिम्मेदारी तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ खुद भी आपको नैतिक होना पड़ेगा। खुद भी आपको कहा जा सकता है कि संयम होना पड़ेगा और यह मानना पड़ेगा कि ये महाकुंभ है। बिना निमंत्रण के लोग पहुंच रहे हैं तो आपको भी अपना कर्तव्य, अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र जी, योगेंद्र डिमरी जी, समय निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जगत गुरु पुष्पेंद्रम जी, बहुत बहुत शुक्रिया रतिभान जी, आपने समय निकाला। तो बिग न्यूज ने आज बात की कि सिर्फ 13 दिन शेष रह गए हैं और जिस तरीके से हर स्तर पर तैयारियां चल रही हैं, भव्य दिव्य महाकुंभ होने वाला है। सिर्फ 13 जनवरी का इंतजार है। तो कल फिर किसी अच्छे विषय के साथ आपके सामने पेश होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। तो जुड़िए हमारे साथ। तो आज का हमारा विषय है मुहासे की समस्या और उपचार। सब किसी भी व्यक्ति में अगर ब्रेन ट्यूमर है तो उसके कुछ सिम्टम्स होते होंगे, कुछ लक्षण होते होंगे। रोग है, इस होने के